MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 6 पहला प्रश्न एक राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। ए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 12 में। बी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 15 में। सी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। डी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में। इस प्रश्न का उत्तर है सी राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में निर्दिष्ट हैं। यह धारा आयोग के कार्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है, जिसमें महिला अधिकारों की रक्षा, उनके खिलाफ हिंसा और भेदभाव की शिकायतों की जांच और महिलाओं के कल्याण के लिए नीति सुझाव देना शामिल है। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में समानता की दिशा में कार्य करना है। अगला प्रश्न 2 निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 321, सी अनुच्छेद 322, डी अनुच्छेद 323। इस प्रश्न का उत्तर है सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के संचालन और उनके कार्यों के लिए आवश्यक खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभा सके और आयोग को कोई वित्तीय बाधाएं न हों। यह आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न 3 योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? ए 31 मार्च 2014, बी 15 मार्च 1950, सी 1 जनवरी 2015, डी 11 जनवरी 2016। इस प्रश्न का उत्तर है सी नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, जो योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था के रूप में स्थापित हुआ। नीति आयोग का उद्देश्य भारत के विकास के लिए एक नई दिशा निर्धारित करना था, जो कि विकास के लिए रणनीतियां और नीतियां तैयार करने के बजाय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके गठन के बाद यह आयोग राष्ट्रीय विकास के लिए दीर्घकालिक और सतत रणनीतियों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न 4 खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011, सी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, डी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011। इस प्रश्न का उत्तर है ए खाद्य संरक्षण आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है। यह आयोग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को उनके योग्यतानुसार पर्याप्त और पोषक खाद्य मिल सके। इस अधिनियम का उद्देश्य लोगों को सस्ती और पौष्टिक खाद्य आपूर्ति प्रदान करना है और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाओं का निगरानी करना है। अगला प्रश्न 5 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए 4, बी 6, सी 14, डी 20। इस प्रश्न का उत्तर है बी 1980 में भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह राष्ट्रीयकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले ही किया जा चुका था। 1980 में जो 6 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए, उनका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक मजबूत करना और सामाजिक कल्याण की दिशा में बैंकिंग सेवाओं का प्रसार करना था। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका बढ़ी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
अगला प्रश्न। 6 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? ए. अप्रैल 1990, बी. जनवरी 1950, सी. अगस्त 1995, डी. मई 2005। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। यह बैंक लघु और मध्यम उद्योगों एसएमईज के वित्तीय विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। सिडबी का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनके लिए उचित ऋण की व्यवस्था करना और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करना है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की अहम भूमिका को बढ़ाने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न। 7 नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 1 अप्रैल 1951, सी. 12 जुलाई 1982, डी. 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का उत्तर है सी. नाबार्ड (नबर्द) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि, ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नाबार्ड का मुख्य कार्य कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट और वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिले। यह संस्थान ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन, तकनीकी सहायता और नीतिगत सिफारिशें भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न। 8 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ए. संसद के दोनों सदनों के सदस्य, बी. संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, सी. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस निर्वाचक मंडल में संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इन सभी निर्वाचकों द्वारा मतदान किया जाता है और यह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होती है, जिसमें गुप्त मतदान के माध्यम से राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न। 9 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठ में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ए. ब्रिटेन, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. सनरा, अमेरिका, डी. आयरलैंड। इस प्रश्न का उत्तर है डी. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग में की गई है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए समान प्रावधान हैं, जो सरकार को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि ये तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, बल्कि यह केवल मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। भारत में यह प्रावधान संविधान की धारा 36 से 51 तक विस्तार से है। अगला प्रश्न। 10 संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? ए. राज्यसभा और लोकसभा, बी. लोकसभा और राष्ट्रपति, सी. लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी. प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रश्न का उत्तर है सी. संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संसद 2 सदनों में बंटी होती है, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन। इसके अलावा संसद की कार्यवाही में राष्ट्रपति की भी भूमिका होती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं, विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं और संसद के समक्ष अनेक संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। इस तरह से भारतीय संसद एक त्रिकोणीय संरचना में काम करती है।